नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास का। लेक्चर नंबर ये 17 होने वाला है आज। इससे पहले 16 के 16 लेक्चर पढ़ लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम तुगलक वंश को समाप्त कर देंगे। तुगलक वंश बहुत महत्वपूर्ण है, आप सभी जानते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो कोई भी लेक्चर मिस मत कीजिएगा। दिल्ली सल्तनत चैप्टर चल रहा है। टोटल 5 वंश आपको पढ़ने थे। गुलाम वंश पढ़ लिया आपने, खिलजी वंश पढ़ लिया, और आज तुगलक वंश समाप्त कर देंगे हम। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, तुगलक वंश में आपने क्या क्या पढ़ लिया। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ लिया, 1320 से 1325 ईस्वी तक जो टाइम पीरियड था वो पढ़ लिया। और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आपने पढ़ लिया 1325 से लेकर 1351 तक। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक के बारे में भी आपने पढ़ लिया, 1351 से 1388 ईस्वी तक इसने रूल किया। ये मुख्य तौर पर 3 ही सुल्तान आपको पढ़ने होते हैं, क्योंकि फ़िरोज़ शाह तुगलक के बाद जितने भी सुल्तान आए वो योग्य नहीं थे, बिल्कुल भी अयोग्य सुल्तान थे। और हम डायरेक्ट पढ़ेंगे आखिरी सुल्तान के बारे में। इसी के बारे में इसलिए पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि इसके टाइम पीरियड पर 1398 ईस्वी में एक कहर बरपा था, अर्थात जो है इस पर आक्रमण हुआ था। किसका? तैमूर लंग का। तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। इसी कारण से नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक को पढ़ना पड़ रहा है। इसके बाद तुगलक वंश समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे सैयद वंश। फिलहाल ये जान लीजिए, जितने भी सुल्तान थे इनका फैमिली स्ट्रक्चर जान लीजिए, फैमिली ट्री आप कह सकते हैं, ये जान लीजिए। सबसे पहले तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा हुई। तो गयासुद्दीन तुगलक ये पहला शासक था। उसके बाद इसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान बनता है। तो तुगलक वंश का दूसरा सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक बनता है। अब इसके बाद गद्दी इसका चचेरा भाई बैठता है गद्दी पर, फिरोज शाह तुगलक। ये मलिक रजब का पुत्र था, मलिक रजब का पुत्र था। तो ये 3 ही महत्वपूर्ण सुल्तान हैं। इसके बाद कौन बैठता है वो आप ध्यान से देखिए थोड़ा सा। ये देखिए तुगलक खां बैठता है। चौथे नंबर पर जो सुल्तान बना था ये तुगलक खां बैठता है। तुगलक खां फिरोज शाह तुगलक का पोता था, अर्थात तुगलक खां के दादाजी का नाम फिरोज शाह तुगलक है। इसके बाद अबू बकर बनता है, इसका चचेरा भाई अबू बकर गद्दी पर बैठता है। ये जफ़र खां का पुत्र था। ये 5वां सुल्तान था, जफ़र खां का पुत्र था। जफ़र खां भी फिरोज शाह तुगलक का पुत्र है। फिरोज शाह तुगलक के 3 पुत्र, फ़तेह खां, जफ़र खां, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह। तो फ़तेह खां का पुत्र तुगलक खां सुल्तान बना। उसके बाद अबू बकर बना 5वें नंबर पर। उसके बाद नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तृतीय, अर्थात इसका चाचा अबू बकर का चाचा नसरुद्दीन मोहम्मद शाह, ये सुल्तान बन जाता है 6ठे नंबर पर। और इसके बाद जो गद्दी पर बैठता है वो अलाउद्दीन सिकंदर शाह बनता है। ठीक है, अलाउद्दीन सिकंदर शाह। अलाउद्दीन सिकंदर शाह देख लीजिए, इसका पुत्र गद्दी पर बैठता है, अलाउद्दीन सिकंदर शाह। अलाउद्दीन सिकंदर शाह के बाद नसरुद्दीन नुसरत शाह तुगलक या नुसरत शाह और महमूद शाह, ये दोनों ही पैरेलल में सुल्तान बने थे। ठीक है, ये पैरेलल में सुल्तान बने थे, अर्थात मोहम्मद शाह ने दिल्ली को संभाला था और नुसरत शाह ने उसी टाइम पीरियड पर इसने फिरोजाबाद को संभाला था। तो दोनों चचेरे भाई थे, दोनों ने ही सुल्तान बनने के लिए क्लेम किया, लेकिन दिल्ली को संभालने वाला महमूद शाह था। इसलिए 1394 से लेकर 14 से 12 लगभग 13 ईस्वी तक जो रूल रहता है वो नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक का ही रहता है, जबकि नसरुद्दीन नुसरत शाह ये फिरोजाबाद संभाल रहा था पैरेलल में ही। तो ये महत्वपूर्ण नहीं है। हालांकि महत्वपूर्ण फिरोज शाह तुगलक के बाद कोई नहीं है। लास्ट में आप याद रख लीजिएगा, नुसरत जो है नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक। ठीक है, अब ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारत पर तैमूर आक्रमण हुआ था, तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था 1398 ईस्वी में। 1397-98 ईस्वी तक इसका साम्राज्य देख लीजिए कितना बढ़ गया है, इसका साम्राज्य कितना बढ़ लिया। उसके बाद तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था, तस्वीरों से आप देख लीजिए। इतनी ज़्यादा तबाही मचाई थी, इतनी ज़्यादा तबाही मचाई थी कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसी तबाही मचाई थी कि ऐसा कहा जाता है कि पूरे भारत को ही इसने लूट लिया, एक तरीके से खजाना ही खाली कर दिया, इतनी लूटपाट की थी। जो फसलें थी फसलों को जला दिया था, औरतों की इज्जत लूट ली गई थी, बहुत ही नरसंहार किया गया था, लाखों लोगों को कत्लेआम कर दिया गया था।
इसके द्वारा। तस्वीर देख लीजिए, ये समरकंद से इस रास्ते से आया था, समरकंद से इस रास्ते से आया था, दिल्ली में आया, मुल्तान से होता हुआ दिल्ली में आया, उसके बाद इस रास्ते से ये वापस समरकंद गया। समरकंद खाली हाथ नहीं गया, समरकंद भारत से बहुत सारा धन लूटपाट के ले गया, बहुत सारे सोना चांदी ले गया, जवाहरात ले गया। इसके अलावा भारत में जो इम्पोर्टेंट, जो बहुत फेमस कारीगर हुआ करते थे, उनको भी अपने साथ बंदी बना के ले गया। जैसे बढ़ई, मिस्त्री जो बड़े बड़े होते थे, इन सभी को बंदी बनाकर ले गया था। भारत में ये बहुत तबाही मचा कर गया था। इससे पहले इसी का वंश का था चंगेज खां, आप जानते ही हैं, वो भी एक जो है मंगोल ही था, ये भी मंगोल था। तो चंगेज खां ने भी बहुत लूटपाट की थी। चंगेज खां ने इल्तुतमिश के टाइम पर बहुत लूटपाट की थी, और तैमूर लंग ने नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक के टाइम पीरियड पर भारत में बहुत ही ज़्यादा लूटपाट की। इतनी ज़्यादा लूटपाट की थी कि उसके बाद कोई भी तुगलक वंश का शासक गद्दी को संभाल नहीं पाया। इसके बाद जैसे तैसे 1412-13 ईस्वी तक ये तुगलक वंश चलता है, उसके बाद समाप्त हो जाता है। उसके बाद नया वंश आता है, सैयद वंश आता है, वो अगले वीडियो में आप देखेंगे। ठीक है, ये याद रखिए। 1398 ईस्वी के कारण, जो 1398 ईस्वी में तैमूर के आक्रमण के कारण ही दिल्ली की गद्दी हिल गई थी, और तुगलक वंश जो समाप्त हुआ था, कहीं ना कहीं कहा जाता है इसी आक्रमण के कारण जो है समाप्त हुआ था। तो आप थोड़ा इमेजिन करके देखिए, इतना कत्लेआम करके ये गया हुआ है, कई लाखों लाखों लाशें ज़मीन पर पड़ी हुई हैं, इसके कारण कई बीमारियों का भी जन्म हो गया था। बहुत ही एक तरीके से बर्बाद करके चला गया था ये। ठीक है, बहुत ही ख़तरनाक वो आक्रमण था, एक तरीके से कहर बरपा था। एक चंगेज खां का आक्रमण और ये तैमूर लंग का आक्रमण, दो आक्रमण मंगोलों के बहुत ही ख़तरनाक हैं। और आपको मालूम है, बाबर जो आगे चलकर दिल्ली सल्तनत को समाप्त करके मुग़ल वंश की स्थापना करेगा, वो तैमूर और चंगेज खां का ही वंशज था। तैमूर और चंगेज खां का ही वंशज था, आगे चलकर हम डिटेल में बताएंगे। तो तैमूर जो आक्रमण हुआ था, इसी के कारण माना जाता है कि बाबर को प्रेरणा मिली कि वो भारत में आक्रमण कर सका। खैर, आगे चलकर आप पूरी कहानी जब पढ़ेंगे तो और आपको पूरा इंटरेस्टिंग लगेगा, किस तरीके से पूरे बर्बाद कर दिया इन्होंने पूरे भारत को। तैमूर का जो मेन उद्देश्य था, वो भारत में अपनी सत्ता या साम्राज्य को स्थापित करना नहीं था। उसका मेन उद्देश्य लूटपाट करके जाना, और यहाँ पे जो हिंदू लोग थे, इनको सबक सिखाने का इनका उद्देश्य था। अपने हिसाब से ये चाहता था कि हिंदू लोगों को सबक सिखा के जाए। तो गाजी की उपाधि ये भी धारण करना चाह रहा था। गाजी की उपाधि का मतलब होता है काफिरों का हत्यारा, काफिरों का सर्वनाश करने वाला। तो गाजी की उपाधि धारण करने के उद्देश्य से और धन लूटपाट करने के उद्देश्य से ये इसका महत्वपूर्ण आक्रमण था। तो इस प्रकार से 1412 से ही तुगलक वंश समाप्त माना जाता है। इसके बाद 2 वर्ष ऐसे तैसे उसका जो राजनीतिक स्थिति क्या थी, वो डामाडोल ही है दिल्ली सल्तनत की। लेकिन 1414 ईस्वी में सैयद वंश स्थापित होता है। तो इसके बाद 2 वंश और आपको पढ़ने हैं, सैयद वंश और लोधी वंश। तो आपका दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाएगा। सैयद वंश, लोधी वंश छोटे छोटे ही हैं। जो महत्वपूर्ण था आपका, जो बड़े बड़े चैप्टर थे आपके, ये 3 ही वंश, शुरुआत के 3 वंश बड़े बड़े थे, इसके बाद के छोटे छोटे वंश ही हैं। चलिए, ये जो कहानी मैंने आपको बताई समझ में आ गई होगी। इससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछा जाएगा आप आसानी से बता पाएंगे। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।